ऑफ थर्मोडाइनामिक्स। बेटा जरा रेज योर हैंड ताकि मुझे तसल्ली हो जाए। थर्मो, ओके जनाब, थैंक यू। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स आप लोगों को हीट का डायरेक्शन बता रहा है। वैसे यूजुअली स्पॉन्टेनियसली हमारे साथ एक हार्ड बॉडी है और एक हमारे साथ क्या है, शाबाश वी कैन से कूल बॉडी है, सॉरी कूल बॉडी है। तो स्पॉन्टेनियसली क्या होगा, हीट विल फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कूल बॉडी। ये खुद ब खुद ऐसे होगा। क्या होगा शाबाश, स्पॉन्टेनियसली होगा। समझ में बात है ना। फर्स्ट लॉ हमें ये नहीं बता रहे थे कि हीट कहां से कहां तक फ्लो करेगा। सेकंड लॉ हमें ये बता रहे कि हीट विल ऑलवेज स्पॉन्टेनियसली फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। अब जरा मुझे एक बात बताइए, अगर मैं कहता हूं कि नहीं जनाब, क्या हीट कूल बॉडी से हार्ड बॉडी की तरफ जा सकता है? क्या हीट कूल बॉडी से हार्ड की तरफ आ सकता है? स्पॉन्टेनियसली नहीं आ सकता है, लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियसली आ सकता है। सो वी कैन से कि कूल बॉडी से हीट आ सकता है हार्ड बॉडी में, जिस तरह रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन काम करता है, लेकिन ये खुद ब खुद नहीं होगा। ये क्या होगा शाबाश, नॉन स्पॉन्टेनियसली होगा। नॉन वर्ड शाबाश, स्पॉन्टेनियसली होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहते हो कि हीट वी कैन से चाय, गर्म चाय है वो ठंडा हो जाए, बगैर खर्चे के वो क्या हो जाएगा शाबाश, वी कैन से ठंडा हो जाएगा, क्योंकि हीट फ्लो करेगा एटमॉस्फेयर पे। लेकिन अगर आप कहते हैं कि पानी से बर्फ बन जाए ना और रेफ्रिजरेटर का स्विच में नहीं लगाऊंगा बिजली के अंदर, तो ये पॉसिबल नहीं है जनाब। समझ में बात आई ना। सो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के दो स्टेटमेंट हैं, दो बयान हैं। एक है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट है शाबाश, वी कैन से टू स्टेटमेंट है। द फर्स्ट वन इज वी कैन से केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट, और the second one is called Clausius statement. Which statement शाबाश, Clausius statement. Clausius statement. केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के मुताबिक, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के मुताबिक कोई भी हीट इंजन के लिए, कोई भी हीट इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती है। यानी in other word we can say the efficiency of the heat engine will always be less than 100%, चाहे वो आइडियल हो या रियल हो, we can say, लेकिन एफिशिएंसी हमेशा के लिए क्या होगा, 100% से कम होगा। अंग्रेज लोग इसको यूं डिफाइन करते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हीट इंजन टू टेक हीट फ्रॉम द हार्ड टेम्परेचर रिजर्वायर and convert it into 100% useful work. In other words, the efficiency will always be less than 100%. क्लासियस स्टेटमेंट ये है कि हमेशा के लिए बेटा, हमेशा के लिए स्पॉन्टेनियसली हीट विल फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कूल बॉडी, लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियसली हमारे साथ हीट फ्लो कर सकता है कूल टू हॉट बॉडी। सो इट इज इम्पॉसिबल फॉर हीट टू फ्लो, इट इज इम्पॉसिबल, it is impossible for heat to flow from where to where शाबाश, from cool body to hot body without the expenditure
द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। किसी भी हीट इंजन के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो क्या करे शाबाश, हीट क्या करे शाबाश, वीकेंड से फ्लो करे कहां से कहां तक, कूल से हार्ड बॉडी की तरफ खुद ब खुद। आप एनर्जी को कंज्यूम ना करे और आपके साथ जो ठंडा चीज है वो और भी ठंडा हो जाए और जो गर्म चीज है वो और भी गर्म हो जाए। कहने का मतलब ये है कि अगर रेफ्रिजरेटर के अंदर कंप्रेसर ना होता तो क्या रेफ्रिजरेटर फिर हीट ले सकता था पानी से और माहौल को दे सकता था? नहीं। इसका मतलब ये है कि रेफ्रिजरेटर विदाउट कंप्रेसर इज नॉट पॉसिबल। ये दूसरा स्टेटमेंट है। ये भी है सेकंड लॉ का जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ये भी है, रेफ्रिजरेटर विदाउट कंप्रेसर इज नॉट पॉसिबल। रेफ्रिजरेटर विदाउट कंप्रेसर इज नॉट पॉसिबल। मतलब अगर रेफ्रिजरेटर के अंदर कंप्रेसर नहीं है तो फिर किस तरह हीट फ्लो करेगा कूल से हॉट बॉडी की तरफ? और इस बयान को हम क्या कहते हैं? क्लासियस स्टेटमेंट, और इसको हम कहते हैं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। सो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट विच इज सप्लाइड विल नॉट बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क विच इज डन। समझ में बात आ रही ना? ये तो असल में है। तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट किस चीज पर बेस्ड है? हीट इंजन पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है शाबाश? हीट इंजन पर। किस पर बेस्ड है? हीट इंजन पर बेस्ड। और क्लासियस स्टेटमेंट किस पर बेस्ड है? रेफ्रिजरेटर के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है? रेफ्रिजरेटर के ऊपर बेस्ड है। समझ में बात आ रही है? तो वन इज बेस्ड ऑन हीट इंजन एंड द सेकंड वन इज बेस्ड ऑन व्हाट शाबाश वी कैन सी? रेफ्रिजरेटर। क्लियर है? समझ में बात आ रही ना? ये दो लॉज हैं, कई एमसीक्यूज इसमें से ऐसे आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ हीट? दैट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ हीट, एंड हीट विल ऑलवेज बी फ्लो फ्रॉम कूल बॉडी टू from hot body to cool body spontaneously, and can flow from cool to hot non spontaneously. समझ में बात आ रही है? क्लियर है? The first one is called Kelvin-Planck statement and the second one is called Clausius statement. Kelvin-Planck is based on what शाबाश? Heat engine, and Clausius is based on refrigerator, or we can say that is heat pump, जिसको अभी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब आ जाओ जनाब, अब आ जाओ वी कैन से बेटा एक और चीज है, थोड़ा सा आपको मैं इसको 1 मिनट में समझाता हूं, जिसको हम कहते हैं कार्नोट हीट इंजन। हीट इंजन, कार्नोट हीट इंजन एक थ्योरेटिकल इंजन है, एक आइडियल इंजन है। इसके बारे में सिर्फ आप सोच सकते हो, बना नहीं सकते हो। क्यों? वो आपको मैं बताता हूं। ये कितने प्रोसेस में काम करते हैं? वर्क्स इन 4 वी कैन से स्टेजेस। 4 स्टेजेस में इसका एक साइकिल मुकम्मल होता है, और ये हमेशा के लिए क्या करते हैं शाबाश? वर्क इन साइक्लिक प्रोसेस। वर्क इन अ साइक्लिक प्रोसेस। वर्क इन साइक्लिक प्रोसेस, ये साइक्लिक प्रोसेस में काम करता है। This one is called volume, this one is called pressure. 4 प्रोसेस हैं। सबसे पहले आपने गैस को एक्सपेंड करना है आइसोथर्मली। किस तरह? यस, आइसोथर्मली एक्सपेंशन है। वैसे आप जरा मुझे एक बात बताइए, यहां से लेकर यहां तक गैस को तुमने क्या करना है शाबाश? आइसोथर्मल एक्सपेंड करना है, ए से लेकर बी तक। आइसोथर्मल क्या है शाबाश? एक्सपेंशन है। फिर इसके बाद गैस को तुमने क्या एक्सपेंड करना है शाबाश? एडियाबैटिक एक्सपेंशन चाहिए। कौन सा एक्सपेंशन? बी से लेकर सी तक, इसको हम कहते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो सेकंड प्रोसेस का क्या नाम है? एडियाबैटिक एक्सपेंशन। इसके बाद आप गैस को कंप्रेस करें शाबाश। किस तरह कंप्रेस करें? आइसोथर्मल। ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है।
और इसके बाद किस तरह कंप्रेस करें, शाबाश, एडियाबैटिक इसकी कंप्रेशन केजी। क्लियर है? तो ये जो साइकिल बन गया इसको हम कहते हैं कार्नाट साइकिल। तो कार्नाट इंजन वर्क्स इन 4 प्रोसेस। फर्स्ट यू हैव टू एक्सपेंड द गैस आइसोथर्मली, इसके बाद एडियाबैटिक एक्सपेंशन कीजिए। अब इस साइकिल को मुकम्मल करने के लिए यू हैव टू कंप्रेस द गैस, सो आइसोथर्मली कंप्रेस करो और इसके बाद एडियाबैटिकली कंप्रेस करो और साइकिल हमारे साथ मुकम्मल हो जाएगा। एरिया जो आता है, एरिया ऑफ द कार्नाट साइकिल represent the amount of work which is done, और इसकी एफिशिएंसी भी ऐसा नहीं है कि कार्नाट इंजन हमारे साथ एक आइडियल इंजन है और इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, शाबाश, अगर हम बना ले तो ये 100% होगा। वैसे अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि कार्नाट इंजन को हम क्यों नहीं बना सकते हैं, उसकी वजह ये है, फॉर एग्जांपल आप लोगों के साथ एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर ने फॉर एग्जांपल वी कैन से यहां से लेकर यहां तक वी कैन से ये इसका इनिशियल वॉल्यूम है V1 और ये इसका V2 है, फाइनल वॉल्यूम है। इसको हमने क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो कुछ यहां से लेकर फॉर एग्जांपल यहां तक इसको मैं आइसोथर्मली एक्सपेंड करता हूं, ठीक है ना। इसके बाद फिर मैं यहां से लेकर यहां तक इसको किस तरह एक्सपेंड करूंगा, एडियाबैटिकली एक्सपेंड करूंगा। वैसे मैंने आपको बताया था आइसोथर्मल प्रोसेस स्लो प्रोसेस होते हैं या क्विक प्रोसेस होते हैं, स्लो प्रोसेस होते हैं, और एडियाबैटिक प्रोसेस को किसके फास्ट प्रोसेस होते हैं। जरा आप मुझे एक बात बताओ, ये जो आप मेरी बातें सुनते हो ना, ये यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जाते हैं कंप्रेशन एलोंगेशन की शक्ल में, आपके कान में ये किस प्रोसेस के अंडर पहुंचता है? आया आइसोथर्मल प्रोसेस को ओबे करते हैं या एडियाबैटिक प्रोसेस को ओबे करते हैं? एडियाबैटिक। क्यों? आइसोथर्मली तो बहुत स्लो होता है। यहां से मैं बात कर देता, मैं बात कर देता, आप कहते सर चुप हो जाओ, तुम्हारी वेव्स तो अभी तक नहीं पहुंचे, फिर आप मेरी बात को सुन लेते, मैं कहते हाय, समझ में बात है? तो बजाय बात करने के इशारों से फिर बात करना ज्यादा आसान लगता। मैं कहता बजाय कि मैं कैसी हूं, आप कहते क्या कहा तुमने, तो फिर पूरा फिजिक्स मेरे ख्याल में हम 5-6 साल में खत्म करते। इज इट ओके? समझ में बात है ना? तो द प्रोपिगेशन ऑफ साउंड वेव इज अंडर एडियाबैटिक, और ये वो गलती थी जो न्यूटन ने की थी, जो कि बाद में लेप्लास ने इसको सही किया, जिसको बाद में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, जिसको हम लेप्लास करेक्शन कहते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि V1 से V2 पे जब हम पिस्टन लेके जाते हैं तो हम एक प्रोसेस में नहीं लेके जाएंगे, कितने प्रोसेस में लेके जाएंगे? तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन एंड एडियाबैटिक। इसका मतलब कि यहां से लेकर यहां तक सिलेंडर को स्लो लेके आ जाओ। क्या लेके जाओ? स्लो, फिर इसके बाद तेज कर दो। क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है नहीं। अगर ये तेज लेके गया तो इसकी इनर्शिया होगी, वो इसको लेके जाएगा, आप स्टॉप नहीं कर सकते हो। इस तरह फिर कंप्रेस करो तेज, फिर यहां तक, तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये मेरे साथ कौन सा इंजन है, शाबाश, वी कैन से आइडियल इंजन है। मतलब एक सिलेंडर के अंदर आप किसी प्रोसेस को ऐसे नहीं कर सकते हो कि आधे चक्कर के लिए आप स्लो लेके जाएंगे, आधे चक्कर के लिए आप क्या लेके फास्ट लेके जाएंगे। तो कार्नाट इंजन में बस ये है कि एफिशिएंसी लेस देन 100% होती है। पहला प्रोसेस का नाम क्या है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, फिर इसके बाद एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर इसके बाद आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर इसके बाद एडियाबैटिक कंप्रेशन। क्लियर है? समझ में बात आ रही ना? ओके जनाब, इसके बाद हम इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, जिसको हम कहते हैं एंट्रोपी। क्या? एंट्रोपी। एंट्रोपी असल में क्या होती है? नखारगी। एक चीज खराब है ना, एक बेकार हो जाता है। डिसऑर्डरनेस, रेंडमनेस, डिसऑर्डरनेस, और वी कैन से रेंडमनेस, रेंडमनेस। याद रखो, जितना आप किसी चीज को हीट सप्लाई करते हो ना, उतना रेंडमनेस इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो इतना जब रेंडमनेस इंक्रीज हो जाता है, एंट्रोपी भी वक्त के साथ साथ क्या होगी, शाबाश, बढ़ती जाती है। सो द डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम या द रेंडमनेस ऑफ द सिस्टम इज नोन एज व्हाट, शाबाश, एंट्रोपी।
क्लियर है? अब जरा मुझे एक बात बताइए, फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ लिक्विड है, तो जब इसे मैं सॉलिड बनाऊंगा, बर्फ बन गया, तो उसकी एंट्रोपी क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि वो एक खास तरतीब में आ जाएंगे। और अगर आप इसको बॉयल करेंगे तो फिर इसमें एंट्रोपी क्या होगा? ज्यादा हो जाएगी। समझ में बात आ रही है? सो वी कैन से कि हर वो प्रोसेस जो स्पॉन्टेनियस हो जाता है, क्या हो जाता है? शाबाश, स्पॉन्टेनियस हो जाता है, या वी कैन से जो नेचुरल प्रोसेस हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? स्पॉन्टेनियसली होते हैं। सो इन अ डायरेक्शन दैट इंक्रीज रैंडमनेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या करेगा? शाबाश, यूजुअली स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इंक्रीज रैंडमनेस। रैंडमनेस क्या करता है? शाबाश, रैंडमनेस। जिस तरह सूरज को आप देखें, सूरज से शुआएं यहां पे खुद ब खुद आती है, स्पॉन्टेनियसली आती है। तो हमारी जो जमीन है या एटमॉस्फेयर है या यूनिवर्स है, यूनिवर्स तो खैर नहीं कह सकते, पूरे यूनिवर्स का टेम्परेचर तो कांस्टेंट होगा अगर इसमें सन आते हैं, लेकिन जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसका टेम्परेचर वक्त के साथ साथ क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। समझ में बात है ना? तो इसका एंट्रोपी ने क्या होना है? शाबाश, वीकेंड से बढ़ना है। सो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इंक्रीज द रैंडमनेस। अब जरा मुझे एक बात बताइए आप लोग, वीकेंड से बेटा कि एंट्रोपी असल में है क्या? रैंडमनेस है। क्या है? शाबाश, रैंडमनेस। यहां पे इस क्लास में अगर आप इस वीकेंड से स्टूडेंट्स रैंडमली बैठ जाएं, तो वो तो सीक्वेंस के साथ तो नहीं बैठे हैं, तो हम कहते हैं आप लोग बदमाश हो, इसलिए आप रैंडमली बैठे हो। लेकिन अगर वो सीक्वेंस में बैठे हैं तो फिर हम कहते हैं कि ये मेरे साथ क्या है? दैट इज वी कैन से कि अभी इसमें बदमाशी नहीं है। समझ में बात है ना? इसका मतलब कि ये रैंडमनेस जब किसी सिस्टम में होता है तो इतना उसकी बदमाशी क्या होती है? ज्यादा होती है। समझ में बात है ना? और जिस सिस्टम में रैंडमनेस कम होता है उसकी बदमाशी क्या होती है? कम। आप किसी बंदे की बदमाशी को मालूम नहीं कर सकते कि ये कितना बदमाश है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर एक स्टूडेंट शरारत करता है और आप कहते हैं कि बेटा सुधर जाओ, और वो बैठ जाए अपनी जगह पे, आप कहते हैं कि यार थोड़ा सा शरीफ है। इसका मतलब कि आप उस बदमाशी में चेंज को नाप सकते हो। समझ में बात है ना? कि देखो पहले वो बहुत ज्यादा बदमाश था, अब मेरी नसीहत से इसमें चेंज आ गया। इस तरह एंट्रोपी आप नहीं नाप सकते हो। आप क्या नाप सकते हो? चेंज इन एंट्रोपी। समझ में बात है ना? तो चेंज इन एंट्रोपी हमारे साथ क्या होता है? चेंज इन एंट्रोपी का बेटा फॉर्मूला ये है, इसको हम डेल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? और ये चेंज इन एंट्रोपी मेरे साथ पाथ वेरिएबल है या स्टेट वेरिएबल है? जी, ये मेरे साथ कौन सा वेरिएबल है? शाबाश, वी कैन से स्टेट वेरिएबल है, ये पाथ वेरिएबल नहीं है। स्टेट वेरिएबल का मतलब ये है कि ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर वी कैन से क्या करता है? डिपेंड करता है। गेटिंग माय पॉइंट? फॉर एग्जांपल आपको मैं एक बात यहां से बताता हूं, ये आपको मैं यहां से एक एग्जांपल बताता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे साथ क्या है? ये स्टेट फंक्शन है, तो मैं यहां से फॉर एग्जांपल x से मैं किस पे गया? शाबाश, y पे गया, और फिर y से मैं किस पे गया? z पे गया। या मैं डायरेक्ट कहां से कहां तक आ गया? शाबाश, याद रखो मैं x से डायरेक्ट z पे आ गया। समझ में बात है ना? तो आप यहां से ऐसे आ जाओ या डायरेक्ट ऐसे आ जाओ, दोनों में रैंडमनेस क्या होगा? शाबाश, वीकेंड से सेम होगा। मतलब हमने यहां से इस पॉइंट को यहां तक लेके आना है, तो इसको आप एल्बो पाथ से भी लेके आ सकते हो या इंक्लाइन पाथ से भी लेके आ सकते हो। तो ये इस पे डिपेंड नहीं करता है कि आप किस रास्ते पे लेके गया, बस यहां पे वीकेंड से रैंडमनेस क्या है और रैंडमनेस यहां पे क्या है। अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में रैंडमनेस ज्यादा है तो फिर इसकी एंट्रोपी क्या होगी? ज्यादा। सो ऐसे वेरिएबल जो पाथ पे डिपेंड ना करे, ऐसे को हम क्या कहते हैं? स्टेट वेरिएबल। जिस तरह इंटरनल एनर्जी हमारे साथ क्या है? एक स्टेट वेरिएबल है। समझ में बात आ रही है? गेटिंग माय पॉइंट? एंड वी कैन से बेटा कि हमारे साथ हीट क्या है? वो मेरे साथ पाथ वेरिएबल है। आप एक रास्ते पे हीट देंगे तो अलग होगा, दूसरे रास्ते पे देंगे तो हीट हमारे साथ एक पाथ वेरिएबल है, जबकि एंट्रोपी हमारे साथ क्या है? एक स्टेट वेरिएबल है। गेटिंग माय पॉइंट? अब जरा मुझे एक बात बताइए, यहां से हम ऐसे कहते हैं कि एंट्रोपी फ्रॉम वी कैन से x to z should be the same as entropy from x to y plus we can say entropy from y to we can say z। इनकी एंट्रोपी ने क्या होना है? सेम होना है। क्लियर है? क्लियर है ना?
अच्छा जरा मुझे एक बात बताइए, वी कैन से कि एंट्रोपी का व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एंट्रोपी? तो एंट्रोपी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू डेल क्यू बाई क्या होगा शाबाश, वी कैन से डेल क्यू बाई वी कैन से टी होगा बेटा, डेल क्यू बाई क्या होगा, वी कैन से टी। सो जरा मुझे एक बात बताइए, जरा मुझे एक बात बताइए, यहां पे हमारे साथ असल में एक चीज होता है जिसको हम कहते हैं एन बेटा, या चल छोड़ो, जितना हीट में चेंज ज्यादा आ जाएगा उतना एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम क्या होगा, ज्यादा। लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए चेंज इन हीट क्या होगा, जीरो होगा। इसी वजह से जो साइक्लिक एडियाबैटिक प्रोसेस है, कौन से प्रोसेस है शाबाश, साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक एडियाबैटिक प्रोसेस, इसके लिए चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, जीरो होगा। और इसका मतलब है कि इनिशियल एंट्रोपी विल बी इक्वल टू व्हाट शाबाश, द फाइनल एंट्रोपी, और सच प्रोसेस इज नोन एज आइसेंट्रोपिक, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, इसको हम कहते हैं आइसेंट्रोपिक। Isentropic is that process where entropy of the system remain the same. Where entropy of the system remain the same. Such process is known as what शाबाश, isentropic process. And what is the unit of entropy? Unit of entropy क्या होगा शाबाश? That is joule per Kelvin. This is the unit of entropy. Entropy का unit क्या होगा? Joule per Kelvin होगा. So we can say entropy of the universe is always what शाबाश, increasing. जो यूनिवर्स की एंट्रोपी है वो हमेशा के लिए क्या हो रहा है शाबाश, वीकेंड से इंक्रीज हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में बात आ रही है ना? अच्छा जरा मुझे एक बात बताइए, जरा मुझे एक बात बताइए आप लोग, वीकेंड से कि वाटर की आप एक पॉइंट होता है जिसको हम ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं शाबाश? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के भी आपने नाम सुना है, नहीं सुना है? ये आप YouTube पे कभी सर्च करें, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है। इसमें वाटर के तीनों स्टेट एग्जिस्ट करते हैं। मैंने खुद देखा है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। यहां पे फॉर एग्जांपल वाटर है, ये वाटर है, तो यहां पे लिक्विड भी होता है, एक ही वक्त में पानी भी एग्जिस्ट करता है। आप यकीन जानिए एक ही वक्त पे ये बॉयल भी होता है, और एक ही वक्त पे यहां पे क्या बनते हैं शाबाश, वीकेंड से इस तरह सॉलिड भी होता है एक ही वक्त में। इसको हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। क्या होता है शाबाश, वी कैन सी ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। सो वी कैन से कि एंट्रोपी ऑफ सिस्टम क्या होता है, एंट्रोपी ऑफ एंट्रोपी ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, जहां पे एक ही वक्त में। वैसे आपको एक बात मैं बताऊं ना, जो हम कहते हैं कि वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होगा, क्या वाटर 100 से मतलब मैं कहता हूं 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो सकता है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर। प्रेशर कुकर का क्या कंसेप्ट है? प्रेशर कुकर को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? प्रेशर कुकर का मतलब यह है कि अगर आप मरी में जाएंगे तो वो बहुत हाई एल्टीट्यूड पर होते हैं, तो उधर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो अगर आपने गोश्त पकाना है तो ये तब बॉयल होगा जब ये यहां पे जो प्रेशर है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अब यहां पे प्रेशर क्या है, कम है, तो यहां पे पानी तो उबलेगा ज्यादा, लेकिन इसके अंदर उतना हीट नहीं होगा। समझ में बात है? तो फिर हम प्रेशर कुकर क्यों इस्तेमाल करते हैं? वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक किस्म से क्या करता है, बढ़ाता है, तो फिर बॉयल होने में टाइम भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। यही तो प्रेशर कुकर का कंसेप्ट है। इसका मतलब ये है अगर ऊपर से मैं प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम करूंगा तो फिर पानी बड़ी जल्दी बॉयल हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप प्रेशर को बहुत ही कम करें तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी आपके साथ पानी बॉयल हो सकता है। और उसके लिए प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यू तो मुझे याद नहीं है, लेकिन प्रेशर इंतहाई अगर आप कम करेंगे, इंतहाई आप क्या करेंगे, कम करेंगे, तो फिर इंतहाई लो टेम्परेचर पर, इंतहाई लो टेम्परेचर पर जिसमें वी कैन से आइस बनता है, उसी ही टेम्परेचर पर क्या होगा, पानी बॉयल होगा। तो पानी बॉयल भी होगा, साथ में वी कैन से आइस भी होगा, और साथ में गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। समझ में? इसको हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, वेयर द 3 स्टेट ऑफ द वाटर कैन एग्जिस्ट। वाटर, यू कैन फाइंड वाटर इन लिक्विड, you can find water in gaseous form, you can water in a ice state, solid state में आप एग्जिस्ट करते हो। तो जरा मुझे एक बात बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। द एंट्रोपी चूजन फॉर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, शाबाश, एंट्रोपी चूजन फॉर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के लिए क्या होगा, शाबाश, चेंज इन एंट्रोपी ट्रिपल पॉइंट के लिए, ट्रिपल पॉइंट के लिए, क्योंकि यहां पे
तीनों के एग्जिस्ट करता है, इसलिए चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा शाबाश, वी कैन से जीरो होगा। गैसेस है, गैसेस से डायरेक्ट आइस पे बन जाएगा, फिर सॉलिड में, फिर सॉलिड से लिक्विड में, तो क्या होगा शाबाश। आप इतना याद रखो कि द एंट्रोपी chosen for triple point of water is equal to how much hours, we can say 0, and we can say कि ट्रिपल पॉइंट पर एक किस्म से चेंज इन एंट्रोपी में क्या होगा, जीरो होगा, एंड वो हम कहते हैं कि ट्रिपल पॉइंट पर वो वाटर हमारे साथ आइसेंट्रोपिक बिहेवियर करता है। समझ नहीं आया क्या? तो वी कैन से इतना आप याद कीजिए कि ट्रिपल द एंट्रोपी चूजन ए ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू हाउ मच आवर्स, इज इक्वल टू वी कैन से जीरो। बेटा यहां तक अगर आपको समझ आई है, जरा रेज यूर हैंड।